हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आए हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2। और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का अगर मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो अगर कोई मतलब एसएससी जेईई या ईएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो डिटेल में वहाँ पे देख सकता है। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पर ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किस तरीके का है वो चीज़ें बता देता हूँ। बस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, नॉर्मल के ऊपर तक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें स्लोप एक्चुअली है क्या। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या, ये चीज़ें बता देंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ साथ ये आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड स्टीफनेस, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है स्टीफनेस। स्टीफनेस क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा जान जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा तो रिलेशन बिटवीन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्लोप का, डिफ्लेक्शन का एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वीचर क्या होता है, उनके बीच का मतलब रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे ये समझ में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो स्लोप और डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम पोजीशन क्या है वो चीज़ें पता करेंगे। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होगा, ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इक्वेशन फॉर, इक्वेशन क्या क्या होंगे, इक्वेशंस फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर बाद में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आप पता करेंगे, क्या होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसी को बोला जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये क्या होता है दिख भी रहा है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इतना थियरी आपको कंप्लीटली देखना है 1 बाय 1, ताकि हमें आसानी से ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या हमें सीखना है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट करेंगे तो आसानी से आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्ट्रेंथ है इसका काम क्या होता है, ये जो स्टीफनेस है इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है और स्ट्रेंथ का क्या है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, कोई भी मतलब बीम बना है, कॉलम बना है, तो स्ट्रेंथ का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, ये उस बीम का, ठीक है, कोई भी बीम को डिजाइन करने के लिए जब मतलब डिजाइन किया जाता है तो 2 क्राइटेरिया ये फुलफिल किया जाता है, स्ट्रेंथ को स्टीफनेस को, स्ट्रेंथ और स्टीफनेस। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, तो ये एक्चुअली स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है और स्टीफनेस का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एज पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एज पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया
ये क्या करता है, इसकी ये स्ट्रेंथ जो इसमें बेंडिंग होने वाले बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स है उसको रजिस्ट करता है, स्ट्रेंथ उसको रोकता है, वो होने ही नहीं देता है, बेंड नहीं होने देगा। और दूसरा क्या नहीं होने देगा, उसके अंदर शियर नहीं होने देगा। ठीक है, कौन, स्ट्रेंथ। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द बीम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो क्या रजिस्ट करेगा, टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, फिर स्टीफनेस की बात करते हैं। तो स्टीफनेस क्या, किसको रजिस्ट करेगा, किसको नहीं होने देगा, तो बीम में डिफ्लेक्शन को नहीं होने देगा, बीम में डिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। तो वो चीज़ें भी लिख सकते हैं, एज पर स्टीफनेस क्राइटेरिया द बीम शुड बी स्टिफ इनफ, अगर इनफ प्रमाण में ये स्टीफ है तो रजिस्ट करेगा किसको, द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये स्लोप और डिफ्लेक्शन है क्या, थोड़ा ये भी तो जान ले कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करके बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर, चलिए उसका हेडिंग भी डाल देते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंटिलीवर बीम है, इस तरीके का बीम है, अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पी जितना लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से क्या होगा, बेंड होगा। तो इसका आपको स्लोप मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट का स्लोप जानना है तो इसका टेंजेंट स्लोप बताएगा, ये थीटा क्या बता देगा, इसका स्लोप बता देगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लोप बता दिया है, मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका स्लोप बता देगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो आएगा वो ये स्लोप बता देगा। यहाँ पर भी इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बताएगा वो इसका स्लोप बता देता है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ज़्यादा ये डिस्टेंस पे रहता है, यहाँ पर इसका थीटा क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर अगर ए पॉइंट है तो थीटा ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ मान लो ए है, यहाँ पे थीटा बी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसका स्लोप क्या होते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहीं तक रहेगा, ये मैं आगे तक ले लिया, यहीं तक। ठीक है, तो थीटा ए थीटा बी मतलब स्लोप इसका डिफरेंट डिफरेंट आएगा कैंटिलीवर बीम में, ये तो स्लोप हो जाता है। और ये जो यहाँ से, ये मान लो ये बी पॉइंट था, तो बी से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये बी डैश हो गया। ये मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी से यहाँ तक आ गया, मतलब सी डैश। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको डेल से इंडिकेट करते हैं, और इस डेल से या वाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई से इंडिकेट करते थे, इसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन को वाई से इंडिकेट करते हैं और स्लोप को थीटा से इंडिकेट करते हैं। स्लोप एंगल बताता है और ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन लिख के आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया और ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। तो स्लोप का पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, को थीटा से इंडिकेट करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ बीम द एंगल
made by the tangent drawn to the deflected shape with horizontal is known as slope at that point। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्लोप इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ स्लोप या तो वो रेडियन में होगा या तो डिग्री में होगा। ठीक है, या तो रेडियन में या तो डिग्री में। रेडियन वैल्यू बताता है, डिग्री मतलब डिग्री में बताता है। ठीक है, अब इसका रिलेशन भी बता देता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियन होता है। ठीक है, पाई अपन 180 रेडियन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊँ डिफ्लेक्शन, वो भी हेडिंग डाल लेते हैं कि उसका भी डेफिनेशन तो चाहिए। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? वाई से। लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एट एनी पॉइंट द वर्टिकल डिस्टेंस between the center line of original beam and the center line of deflected beam is known as डिफ्लेक्शन। इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए क्या बोला, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में? सेंटर लाइन ऑफ द ओरिजिनल लाइन। ठीक है, ओरिजिनल का सेंटर लाइन, बीम जो ओरिजिनल बीम है उसका सेंटर लाइन, और द डिफ्लेक्टेड बीम है उसका सेंटर लाइन के बीच में वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? डिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय वाई। इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन इज mm। ठीक है, ये है उसका mm में होता है। ठीक है, mm में, सेंटीमीटर में, मीटर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए कम होता है डिफ्लेक्शन, इसलिए mm में लेते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, उनके बीच का रिलेशन आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, या तो इसको डेरिवेशन करके भी बता देंगे, यहाँ पर शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। पहला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और स्लोप और डिफ्लेक्शन। स्लोप आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ गया, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है m इक्वल टू ई आई
इंटू 1/r, ठीक है, 1/r होता है। ये उसका रिलेशन है। एक शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, m/i इक्वल टू E/r। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला जो लेसन था ना, बेंडिंग स्ट्रेस वाला, मतलब चैप्टर जो था, चैप्टर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट जो था स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1, जो बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर था, उसमें ये वाला माई फाई ई आर ये चीज़ें पता था, ठीक है। तो ये उसका रिलेशन है। अब इसी को प्रूव करना है तो ये चीज़ें भी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। आगे हम कुछ और भी नए पॉइंट देखेंगे और कुछ इक्वेशन देखेंगे, फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर या तो कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और उसके डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। देखते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पोजीशन यहाँ पे बताना है। तो पहला एक लेके चलता हूँ, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड ही तो मेन दो हैं जिनको देखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फॉर कैंटिलीवर बीम। अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि एट फ्री एंड जो है, एट फ्री एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम होता है। डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब जो इसका वाई भी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कैसे होता है, इस तरीके का ना कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे लोड है तो इसका जो ऐसे आएगा तो यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होते रहता है, ठीक है। यहाँ फ्री एंड पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा इसी में का पॉइंट कैंटिलीवर का, एट फिक्स एंड होगा, जो इसका फिक्स एंड होता है, एट फिक्स एंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है, इज जीरो। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो कुछ नीचे ही नहीं आया, तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। मतलब वाई ए इक्वल टू जीरो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर उसके बाद से अब स्लोप देख लेते हैं इसी में कैंटिलीवर में, एट द फ्री एंड स्लोप इज मैक्सिमम। स्लोप भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब यहाँ पर अगर ये टेंजेंट बनाए तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बी, वो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर थीटा बी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चौथा एट फिक्स एंड, जो फिक्स एंड है, एट द फिक्स एंड पे देखेंगे तो स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो। मतलब फिक्स एंड पे अगर देखोगे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों के दोनों जीरो होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम हो गया। अब सिंपली सपोर्टेड को समझ लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम को भी जान लेते हैं कि क्या होता है। दूसरा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, उसमें पहला कौन सा लेके चल रहे हैं, एट द बोथ एंड डिफ्लेक्शन इज जीरो, एट द कैसा होता है, इस तरीके का सिंपली सपोर्टेड, इसका इस तरीके से होता है। तो दोनों जगह पे, दोनों एंड पे देखोगे ए है चाहे बी है, वाई ए इक्वल टू वाई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा बात बताएं कि मिडल में एट द सेंटर ऑफ द बीम
at the center of the beam डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली यहाँ पर जो होता है YC कर लो, मैक्सिमम होता है। डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम कितना, YC इक्वल टू मैक्सिमम। ये फाइंड आउट करने के लिए आएगा कितना, अभी सिर्फ जानते रहिए कहाँ मैक्सिमम होता है कहाँ जीरो होता है। अब स्लोप की बात है, एट बोथ एंड स्लोप इज मैक्सिमम, एट द बोथ एंड स्लोप इज मैक्सिमम। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ए, और यहाँ पे अगर बनाया जाएगा तो ये थीटा बी, यहीं पर ये ज़्यादा होते हैं, मतलब थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू मैक्सिमम। और चौथा एंड में आएगा एट द सेंटर, एट द सेंटर स्लोप इज जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे थीटा सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट आपको सीखने को मिलेगा इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अभी ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। अब कितना मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, ठीक है, ये स्लोप का और डिफ्लेक्शन का हम नेक्स्ट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है वो चीज़ें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो मैं इस तरीके से टेबल इसलिए बना दिया हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ सकें और भी अच्छे तरीके से जान सकें। जैसे कि अगर मैं पहला पॉइंट लूँ जो क्या है, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ। कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड पे कैंटिलीवर। और किस तरीके से होगा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके का आपका फिक्स रहता है और एक साइड में फ्री एंड होता है, और इस फ्री एंड पे आपका कोई पॉइंट लोड है डब्ल्यू, कैपिटल अगर पॉइंट होता है तो कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ से इसका लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल बता दिया। तो इसका जो स्लोप होगा देखिए इस तरीके से जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये जो है इस तरीके से आपका जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को y, और यहाँ से जो इसका अगर मैं ये बनाऊँ तो इसका जो ये थीटा होगा ये इसका स्लोप होगा। तो थीटा जो है वो स्लोप कितना होता है, मान ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो यहाँ से इसका B का स्लोप पूछेगा, ठीक है, B पॉइंट पे क्या स्लोप है। तो B पॉइंट पे स्लोप मतलब ये पॉइंट है, और यहाँ पर इस तरीके से खींचोगे तो ये क्या आ रहा है, वही स्लोप है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा B मतलब यहाँ पर स्लोप, यहाँ का स्लोप नहीं, यहाँ पर स्लोप तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो स्लोप ही नहीं है, जीरो है, यहाँ पर स्लोप पूछ रहा है। तो यहाँ पर B पॉइंट पे मत बता रहा हूँ, थीटा B कितना होगा, फॉर्मूला ही है WL² अपॉन 2EI होता है। ये EI को ही बोला जाता है फ्लेक्चरर ऑफ रिजिडिटी। क्या बोला जाता है, फ्लेक्चरर ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है। और स्लोप जो होता है वो यहाँ पर B पे ही मैक्सिमम स्लोप होगा, ये B पे ही, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ कम है, ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा WL³ अपॉन 3EI, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 निकाल के 3, 2 के लिए 2, ये भी टेक्निक याद कर सकते, WL² अपन 2EI और WL³ अपन 3EI। तो ये एक हो गया, ठीक है। मैं एक लाइनिंग बना देता हूँ जिससे पता चलते जाए, एक एक पार्ट हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा किस तरीके का है। तो दूसरे का मैं
बता देता हूँ कि ये तो पॉइंट लोड था, अब यूडीएल हो, ठीक है, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल ऑन इंटायर स्पान। तो वो किस तरीके से होगा वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस तरीके से फिक्स बीम है और ये कैंटिलीवर है, ठीक है, इसका लेंथ L है और इसके ऊपर ये यूडीएल लोड है। और यूडीएल लोड आपको पता है कि स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल w से। यूनिट क्या होता है पता है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट किलो न्यूटन होता था, ठीक है, इसको किलो न्यूटन पर मीटर होता है। अब इसका देखिए यहाँ पर, यहीं पर सबसे ज़्यादा स्लोप होगा, पता ही है आपको, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्लोप जो होगा, टेंजेंट बना देंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वही थीटा बी है, और ये जितना है, जितना डिफ्लेक्शन है ये वाई बी है। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, थीटा बी, और ये कितना होता है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ स्मॉल w एल क्यू अपॉन 6EI, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। सीरीज से याद रखोगे तो और भी बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट है वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा डिफ्लेक्शन, तो स्मॉल w L4 अपॉन 8EI। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो पावर का डबल, यहाँ पावर का डबल WLQ अपॉन 6EI, WL4 अपॉन 8EI, ये याद रखना। यहाँ 4 है तो 8, 3 है तो 6, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो ये तो था कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए पता चल गया। अब आ जाते हैं दोनों एक साथ हो, तो दोनों हो, कंबाइन हो, ठीक है, क्या लिखेंगे, कैंटिलीवर बीम with point load at free end and UDL on entire span, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कैसे आया है ये चीज़ें जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर में जाना, उसमें आप ऐसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जाओगे ना तो आपको उसमें ये भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव करके आया है, वो भी वहाँ पर टेक्निक है। हालांकि ये जीटी यूनिवर्सिटी के बेस पे बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बेस पे बना रहे हैं, तो इतना काफ़ी है, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों है, फ्री एंड पे क्या है, पॉइंट लोड है, और इंटायर स्पान पे यूडीएल है। तो किस तरीके होगा, ये आपका फिक्स बीम है इस तरीके का, फ्री एंड पे एक कैपिटल W और ये इंटायर स्पान पे इस तरीके का स्मॉल w है। तो इसका किस तरीके से इसका स्लोप बनेगा तो देख लीजिए किस तरीके से स्लोप बनेगा, इस तरीके से स्लोप बनेगा। यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट बनाएंगे तो ये थीटा बी और ये जो हाइट है ये डिफ्लेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बी कितना आ जाएगा, तो दोनों का एडिशन कर लेंगे, सिंपल सा है, इन दोनों का एडिशन कर लो तो WL² अपन 2EI प्लस WLQ अपन 6EI, इसमें भी दोनों का एडिशन कर लो, सिंपल सा है, WLQ अपन 3EI प्लस स्मॉल WL4 अपन 8EI, हो गया, यही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम को हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि उसका भी आइडिया हमें मिल सके। चौथा है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम को देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड कैसा होगा, इस तरीके का सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है और इसके सेंटर पे
कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसका तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो स्लोप कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा ए और यहाँ पे थीटा बी। डिफ्लेक्शन ये होगा मैक्सिमम वाई सी। तो यहाँ पर दो आएंगे, एक तो थीटा ए भी आएगा और थीटा बी, दोनों सेम आएंगे। और कितना आएंगे वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू होगा हाँ एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, कितना आई होगा 16 ई आई, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर वाई भी जो होगा थी एक ही आएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपन 48 ई आई, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, याद थोड़ा कर लेना पड़ेगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि एक शॉर्टकट मेथड इसके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपके लिए याद हो सके। शॉर्टकट मेथड लेकर आऊँगा कि ताकि आपको याद हो सके। अभी ये पॉइंट लोड लिए थे, अब यूडीएल ले लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल ऑन इंटायर स्पान, ठीक है। ये अब किस तरीके का होगा यहाँ पे मैं बना के आपको बता देता हूँ किस तरीके का होगा। ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, दोनों तरफ ये सिंपल सपोर्ट है और इंटायर स्पान पे इस तरीके का यूडीएल देखने को आपको मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू। स्पान लेंथ है एल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी इसी तरीके से बना हुआ दिखेगा। यहाँ पे थीटा ए, यहाँ पे थीटा बी ए। तो ये थीटा ए इक्वल टू थीटा बी और कितना आएगा वो आएगा स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। और यहाँ पे थी डिफ्लेक्शन जो आएगा वो सी पे ही आएगा, सॉरी सी यहाँ लिखना है। यहाँ पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी पर आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा। और ये फॉर्मूला क्या होगा वो ये होता है 5/384 डब्ल्यू एल डस्ट पावर 4 अपॉन ई आई, ये होता है, ठीक है। ई आई आपको पता है फ्लेक्चर रिजिडिटी होता है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, ये 5 देखा, ठीक है, 5 देखा। उसके बाद से छठा नंबर पे आप देखेंगे दोनों कंबाइन, सिंपली सपोर्टेड में दोनों कंबाइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पेज ले लेता हूँ, दोनों को समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बीम है विथ लोडिंग, विथ लोड। फिर बाद में यहाँ पे बताया था मैंने स्लोप है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, ठीक है। खुद ही लाइन ही ऐसे बना देता हूँ, सीधी लाइन, ओके। स्केल है तो क्यों स्केल से बना देते हैं ना। अभी आ जाता है आपका छठा नंबर, ठीक है। छठा नंबर क्या मैंने बताया था, दोनों हैं। पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड UDL on इंटायर स्पान, ठीक है। इस तरीके का होगा। ये मैंने बना दिया सिंपली सपोर्टेड बीम और यहाँ से यहाँ तक ये एल लेंथ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सेंटर में ये कैपिटल डब्ल्यू और ये यूडीएल इंटायर स्पान, इंटायर मतलब संपूर्ण, ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो दोनों का ऐड कर देंगे जैसे पहले का था, ठीक है। पहले का क्या था, यहाँ पे अगर थीटा ए इक्वल टू थीटा बी और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा।
पहले वाले का जो लोड था कैपिटल W पर अपन 16 EI था और इसका स्मॉल w LQ अपन 24 EI हो गया। अब ये डिफ्लेक्शन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर C आएगा, ये थीटा भी था, ये C आएगा, तो ये दोनों को अलग से जोड़ देंगे। सॉरी, कैपिटल W LQ अपन 48 EI और प्लस ये 5 अपन 384 स्मॉल w L⁴ अपन EI। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, दोनों का एडिशन कर लिया। अब थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ये है कि अभी तो हम अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी लोडिंग रख दिया। अब कहीं पर भी लोडिंग रखा गया तो क्या होगा, जैसे कि 7वां पॉइंट ऐसा है कि कैंटिलीवर बीम है with point load not at the free end, फ्री एंड पे ना हो। कैसा था कैंटिलीवर बीम, इस तरीके से, और ये इसका फ्री एंड होता था ए, ये बी होता था, बट लोड जो पॉइंट लोड है कहीं इधर कहीं आ गया सी पे, ठीक है, नहीं पता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ L1 हुआ और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो L है यहाँ तक, और इसकी जो लोडिंग, अब देखिए यहाँ पर जाएगा तो किस तरीके से आएगा, इसका जो बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा कि ऐसे जाएगा या तो इसका ऐसे जाएगा, ऐसे के ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके का जाने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इधर से आके इधर से आके इधर से, ये इधर से आके इधर से चेंज हो सकता है। थोड़ा अच्छे से मैं डायग्राम बना देता हूँ कि आप समझ सके, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है। तो अब देखेंगे कि इसका जो जा रहा है ये सी का, यहाँ से कुछ बेंड हो रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा, और ये कहीं यहाँ से ऐसे करके आया और इसकी लोडिंग के कारण ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ तक ही दिखाएगा ना, ये तो यहाँ तक दिखाया, ये इतना आया, फिर ये ऐसे हो गया ये वाला। तो यहाँ पर अगर देखेंगे थीटा सी तो आएगा, ठीक है, थीटा सी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ये पॉइंट लोड के कारण तो सी कैसे जाता है, इसका पैराबोलिक नहीं जाता है, सीधा लीनियर जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर एक आ जाएगा आपका वाई सी और एक यहाँ पर आ जाएगा वाई बी, तो आएंगे, ठीक है। तो अगर सी पे अगर देखा जाए एट पॉइंट सी, तो स्लोप जो होगा इसका वो ये होता है WL1/2EI, क्योंकि सीधा सीधा इतना पार्ट तो आपको दिख ही रहा था ना, फ्री एंड, मान लो इतना पार्ट नहीं है तो ये फ्री एंड ही था, तो यहाँ तक तो आपको ये स्लोप आ ही रहा था, ठीक है। और इसका डिफ्लेक्शन ये सी जो आ रहा था वो क्या था, WL1Q/3EI, यही होता था, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बी पर, ये बी पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एट बी भी लिख देता हूँ यहीं पे साइड में, एट पॉइंट बी। अब बी पर क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे कि जो थीटा बी है वही तो थीटा सी भी होगा, और उतना ही होगा WL1/2EI। ये तो चेंज नहीं होगा स्लोप, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा, वाई सी प्लस एक थीटा सी L-L1 हो जाएगा। किस तरीके से होगा थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस तरीके से इसका देखेंगे तो जो स्लोप इसका था वही स्लोप इसका भी होगा, ठीक है, ये भी थीटा सी ही होगा। लेकिन ये वाला जो है, ये मान लीजिए ये
2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का ये एंगल बराबर है, तो ये वाला कितना होगा, इसके थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये एक प्रकार का कैसा बन रहा है, एक प्रकार का ये जो ट्राइंगल अगर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, इसको ट्राइंगल को अगर देखेंगे इस तरीके का, तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो उसके बेस पे आपका टोटल डिफ्लेक्शन ये प्लस ये वाला आ जाएगा, ये प्लस ये, और वो कितना हो जाता है, ये चीज़ें हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो है WN1Q/3EI, और थीटा सी क्या आया था, W प्लस करके देते हैं WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI ब्रैकेट में L-L1, ये आ जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूडीएल रख के भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे यूडीएल रखेंगे भी तो भी इस तरीके से करने पे आ जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी होती क्या है, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिए। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और इस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी क्या है। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ई और आई, ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, रिजिडिटी नहीं, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस भी बोला जाता है। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द मल्टीप्लीकेशन या द प्रोडक्ट ऑफ the multiplication of modulus of elasticity E and moment of inertia I of beam is known as फ्लेक्चरल रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी बोलते हैं। और फ्लेक्चरल रिजिडिटी क्या है, ई आई है, ई आई। ओके, अभी एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो है उसकी अगर वैल्यू हाई होती है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है। जितना ज़्यादा फ्लेक्चरल ऑफ रिजिडिटी उतना ही डिफ्लेक्शन कम होता है, और उतना ही बीम क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो वो पॉइंट भी लिख देते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि ये ई आई की जो वैल्यू है वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगा उतना ही कम होगा, और जो बीम होगा, बीम का स्ट्रेंथ जो होगा उतना ही हाई होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, द हायर द वैल्यू ऑफ ई आई, द हायर द वैल्यू ऑफ ई आई लेसर विल बी डिफ्लेक्शन एंड हायर और मोर स्ट्रॉन्ग ऑफ द बीम। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और वो पॉइंट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्लोप और डिफ्लेक्शन में इफेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए पहला है स्पान ऑफ बीम। ठीक है, स्पान ऑफ बीम एल से लेंथ से इंडिकेट करते हैं। अब जो बीम है वो जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतनी ज़्यादा उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन आएगा। ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर आ जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम।
ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात करें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन बीम मतलब आई बताएगा। अब ये आई की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि अभी इससे पहले ई आई आपने सीख ही लिया है। ई आई में आपको ऑलरेडी पता है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और क्रॉस सेक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, ये इस तरीके का मैंने ये 3D बीम आपके सामने लेकर आया, ठीक है, ये 3D बीम है। और मान लीजिए यहाँ से आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये वाला पोर्शन आपने कट कर दिया। और जब ये कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, यही वाला सेक्शन दिखेगा ना, ऐसा ही सेक्शन दिखेगा। तो इसी सेक्शन की बात करें, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तीसरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। तो ओबियसली ये अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। चौथे की बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लोड, कौन से टाइप का लग रहा है, यूडीएल लग रहा है या पॉइंट लग रहा है, ठीक है, यूडीएल लोड है या तो पॉइंट लोड है, ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। और पांचवा है लोकेशन ऑफ लोड, ये भी मायने रखता है, लोकेशन ऑफ लोड मायने रखता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। अब आगे आप कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिनको किस तरीके से उसकी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, और भी बहुत सारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इसमें न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल आपको कराएंगे कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट ईजी हो सके और आसान हो सके। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, और सिंपल सा है कि थोड़े आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं करना है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैक्सिमम देखो ना कि अगर आप डिफरेंट जितने भी टाइप के फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को लर्न अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, लर्न नहीं हो रहा है, तो आप हर फॉर्मूले से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिक आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा। जब क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिक फार्मूला लर्न हो जाएगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला है, कैंटिलीवर बीम है और पे स्पान 2 मीटर है, तो इस तरीके का कैंटिलीवर बीम होता है बना लेने का, और स्पान कितना है, एल मतलब 2 मीटर है, ठीक है। इस तरीके का बीम है, यहाँ ए पॉइंट कर दिया, यहाँ पे बी पॉइंट। फिर क्या बोला, कैरी जब पॉइंट लोड 40 किलो न्यूटन एट फ्री एंड, फ्री एंड ये है, और कितना दिया है 40 किलो न्यूटन का ये लोड है, ठीक है। ई की वैल्यू दिया है और आई की वैल्यू दिया है, यहाँ पर ई और आई की वैल्यू दिया है, मतलब ये क्या है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन पता करना। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर पहले नंबर तो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। ई की वैल्यू कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। आई की वैल्यू भी दे दिया है 4 इंटू 10⁸ mm⁴, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। अब आपको स्लोप की अगर मैं बात करूं तो बी पे ही मैक्सिमम स्लोप होगा, और क्वेश्चन में मैक्सिमम ही स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात किया है। स्लोप तो मिनिमम यहाँ पर भी है, मिनिमम 0 भी है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिनिमम 0 भी है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि फाइंड द मिनिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो 0 0 लिख देते हैं, क्योंकि मिनिमम 0 0 भी हो सकता है। और कहाँ पे है, ए पर, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 भी है, स्लोप भी 0 है, तो यहाँ मैक्सिमम इसीलिए पूछता है कि बी पर, तो इसलिए बी लिखा। और थीटा बी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता के रखा था, WL²/2EI। डब्ल्यू की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, ठीक है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो गया। और एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू ई आई की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁵ इंटू आई की वैल्यू 4 इंटू 10⁸। अब ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप वैल्यू ये कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो वो टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये 10⁻³ रहने दीजिए, ये 2 का 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 4 4 16, 160 इंटू 10⁻³ ऊपर का दिख रहा है। अब नीचे का देखिए, नीचे का ये 10⁵ और 8
ये 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 पावर हो गया। अब बाकी इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको दिख करके बताते जाता हूँ। क्या है, ये 2 है इंटू 1.8 इंटू 4 कितना आ गया, 14.4 आ गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आए। अब ये 160 डिवाइड बाई 14.4 करना है, तो देखिए 160 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और आंसर ये आया था 14.4, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 160 डिवाइड बाई आंसर इक्वल टू ये आ गया, कितना आया, 11.1111। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, 10⁻10, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻−10, ये आपका आ जाएगा 10⁻−10 आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और हमने गड़बड़ किया था, वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ना mm ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मीटर था इसको भी तो हमें mm लेना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर मतलब देखो 3 जीरो पे पावर 0, तो यहाँ 6 जीरो होगा कि नहीं, 6 जीरो हो जाएगा, तो 6 और इसमें से कम करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे -4 पावर आ जाएगा। सिंपल सा वही टेक्निक है, यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है। और यहाँ पर ये जो एंगल, ये वैल्यू है इसलिए इसको रेडियन में लिखेंगे, ये सब वैल्यू है, डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। ठीक है, अगर इसको डिग्री में चेंज करना है तो भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपको टेक्निक पता ही है। ठीक है, अगर डिग्री रहता है तो π/180 करते थे, और इसमें 180 पर डिवाइड बाई पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आ जाएगा डिग्री में। तो इस तरीके से आपका ये थीटा b आ गया। अब आपको चाहिए डिफ्लेक्शन, वाई भी चाहिए, और वाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, WL/3EI। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे 40 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर 2000 पर 3 पावर है, डिवाइड बाई 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻5 इंटू 4 इंटू 10⁻8। ठीक है, यहाँ से अगर करते हैं ये 8 होगा। ठीक है, यह तो 8 होगा 2 का, और ये 3 पे 9 पावर हो जाएगा, ये 10⁻3 हो रहे हैं तो 9 पावर हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो 3 पावर भी लगे हैं, तो 9 हो जाएगा जीरो वाला, तो 9 जीरो मतलब 10⁻9, और ये 10⁻3, तो 9 3 10⁻12 हो जाएगा, और ये 8 4 जा कितना हो जाता है 32, तो 32 3 2 जीरो होगा ये जीरो का, और ये का ऐड कर दोगे अगर जीरो हटा के, तो ये 10⁻13 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हो जाएगा ये जीरो लेके, और ये 3 13। और यहाँ पर भी आपने देखा था कि ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा था 10⁻13, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ 3 इंटू 1.8 इंटू 4 करते हैं तो आपकी वैल्यू आ रही है 21.6। अब आपको क्या करना है, ये तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या 32 में से 21.6 डिवाइड कर देना है, तो आगे आपका 1.48, ये क्या आ जाएगा mm में हो जाएगा। तो इतना b पर डिफ्लेक्शन होगा और स्लोप की वैल्यू इतनी होगी। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई। इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऐसे न्यूमेरिकल लेकर आपको बताते जाएंगे कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। पहले तो अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 2.4 मीटर कैरीज ऑन यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन ओवर इंटायर स्पान। मतलब इस तरीके का कैंटिलीवर बीम है, और इसका जो ये लेंथ है वो कितना है 2.4 मीटर है, ध्यान रखना ये मीटर है, और इसके ऊपर लोड कौन सा है यूडीएल, वो भी एंटायर स्पान पे है। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और क्या गिवन दिया है, ई की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm², और आई की वैल्यू दिया है कितना 4 इंटू 10⁻7, देख रहे हैं ना mm⁻4, ये mm में और न्यूटन में दिया है। और इसके ऊपर जो लोड दिया था स्मॉल w, वो कितना दिया था 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है। ठीक है, अब इसका सिर्फ पूछा क्या, फाइंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, मतलब यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वही क्वेश्चन में पूछा है।
ठीक है, मतलब YB से क्वेश्चन पूछा है तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसमें अप्लाई कर देना है। तो YB का क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये होता है स्मॉल w L⁴ अपॉन 8EI, बोला तो मैंने 4 पावर का डबल, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, W की वैल्यू क्या है 20 किलो न्यूटन है ना, तो यहाँ पर इसको किलो न्यूटन और पर मीटर को आपने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 20 किलो न्यूटन है और पर मीटर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बिना चेंज किए आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पुट कर सकते ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा ये काम कर सकते हैं, ये किलो है ना तो इसको न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻3, ये न्यूटन हो गया। और ये मीटर को mm में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है 1000 होता है mm, तो ये 3 से ये 3 कैंसल तो क्या हो जाएगा, ये 20 न्यूटन पर mm हो गया कि नहीं, न्यूटन पर mm। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं 20 लिख दिया न्यूटन पर mm, और L कितना है 2.4 है ना, तो 2.4000 हो जाएगा, मतलब 2400 हो जाएगा। मीटर था तो इतना हो गया, ठीक है, 2.4 मीटर था तो 2400 मीटर हो गया। इसके ऊपर 4 पावर डिवाइड बाय 8 और E की वैल्यू है 2 × 10⁵ और I की वैल्यू है 4 × 10⁷। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर अब ये आपके लिए वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने के लिए लेकर आया हूँ। कैल्सी में ध्यान से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है ना 2400 पे 4 पावर, तो ये देखिए पहले तो 2400 टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद से आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे वाला, ये इस तरीके का बटन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिए और 4 पावर लगा दीजिए, ठीक है। पावर लगा दिए, इक्वल हो गया, ये जितनी वैल्यू आई उसमें आपको ये 20 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 20 इंटू कर देंगे, ठीक है, इंटू करके 20 करके इक्वल कर देंगे। ये जो वैल्यू आई है उसमें इसको डिवाइड करना है, तो पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है 6.634 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻14 आया, डिवाइड बाई इसको कर लेते हैं। अभी देखिए 5 और 7 ये तो 12 हो गया, यहाँ पर 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है, ये इस तरीके का हुआ। अब इसी में डिवाइड करना है आपको, देखिए वो जितना पावर है उसमें से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये करेंगे, ये डिवाइड और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ये 64 इंटू, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना करना है 10⁻, यहाँ पर 12 है ना 10⁻12, तो इस पर डायरेक्ट आप EXP ये जो है ना ये E वाला ले सकते हैं, EXP लेते हैं, ठीक है, E और कितना लिख देंगे 12, ये E12 का मतलब होता है कि 10 का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। E10 64 इंटू E12 कर दिए इक्वल टू कर दिए, ये ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आया 10.368, ये mm में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू दिया है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपकी वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगी। तो जो आपके सामने मैंने कैल्सी में भी कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इतना ही पूछा था, स्लोप तो पूछा ही नहीं था। स्लोप भी पूछता तो क्या हो जाता है WL/6EI होता, तो वो चीज़ें वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगा। जितना पॉइंट समझ में आ गया तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन से। अभी तो कैंटिलीवर के रिलेटेड करें, फिर सिंपली सपोर्टेड से रिलेटेड करेंगे, कुछ और टिपिकल से रिलेटेड करेंगे, ये ताकि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके सामने ये क्वेश्चन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। इसकी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि अगर कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पे अगर लोड लग रहा है, या तो
उसके यूडीएल लोड लग रहा है, फी एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है या यूडीएल लग रहा है, तो उस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ सीखा। अब आ जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। देखिए जितने भी ये सब चीज़ें हैं ना, सब किस बेस पे हैं, आपका जो मैंने स्टार्टिंग में उसका जो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन बताया था वो अगर याद है तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा भी है ना, देखो याद ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेरे 1 बाय 1 अगर वीडियोज देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसकी सोल्यूशन सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बोल रहा है उसका बीम बना लेंगे, और सिंपली सपोर्टेड बीम है 5 मीटर स्पान का। तो इस तरीके का ये देखिए 2 सपोर्ट होगा, ये 2 सिंपली सपोर्टेड बीम है और इनके बीच का स्पान कितना है, 5 मीटर का है। ये स्पान कितना है, 5 मीटर का है, ठीक है। और इसके ऊपर बोल रहा है कि कैरी सेंट्रल पॉइंट लोड है वो भी सेंट्रल, इस तरीके से कितना है 40 किलो न्यूटन का, ठीक है। उसका ई आई दे दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे ई आई कितना दिया है 3 × 10⁴ दिया है, ठीक है। किलो न्यूटन इंटू मीटर, ई आई की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका जो स्लोप आएगा वो कहाँ पे आएगा, स्लोप जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा थीटा। ये अगर ए पॉइंट है और ये बी है तो यह थीटा बी, और यहाँ पर ये स्लोप थीटा ए हो जाएगा। और ये थीटा ए और थीटा बी दोनों क्या होते हैं, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी होता है। और फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, ये क्या है स्लोप, यहाँ पे ऐसे हेडिंग भी डाल सकते हैं स्लोप, ठीक है, मैक्सिमम करके ऐसे लिख सकते हैं। और थीटा ए थीटा बी बराबर होगा, और कितना स्लोप होता है तो आपको मैंने पॉइंट लोड के लिए बताया था कि WL²/16 EI होता है, ठीक है, WL²/16 EI होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 40 है, ठीक है। किलो न्यूटन है तो 10⁻, किलो न्यूटन में ही है ना, और ये ई आई भी किलो न्यूटन में है, ठीक है। और ये मीटर में है तो मीटर में ही रहने देते हैं 40, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पे 16 ई आई की वैल्यू किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 × 10⁴ हो गया वैल्यू, ठीक है। अगर mm में होता ना, अगर इसकी वैल्यू mm में दिया होता तो mm में रखते, इसको भी mm में चेंज करते हैं जैसे प्रीवियस वाले में मैंने किया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी में, तो ये और ये कैल्सी में अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। सबसे पहले इसको, और ये 25 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये ब्रैकेट में करके डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 2.08 × 10⁻³ और ये वैल्यू है, ये क्या है थीटा और थीटा भी क्या है वैल्यू है, तो वैल्यू किस में होती है, रेडियन में होती है। और ये रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो π/180 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, मान लो सी पॉइंट है तो ये YC हो जाएगा, ठीक है। तो YC ये क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। हालांकि देखोगे डिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे 0 है, 0 है, बाकी सब जगह डिफ्लेक्शन। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे है, इसके सेंटर जहाँ पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ पर है। अब कितना होता है ऑलरेडी ये भी बता के रखा था कि WL/48 EI, ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू रख दूँ, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 5 का Q है, यहाँ 48, EI की वैल्यू 3 × 10⁴। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करने पे आ जाती है 3.47 mm। इतना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर इतना लोड लगाएंगे तो इतना डिफ्लेक्शन होगा। ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी इस तरीके से सॉल्व करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने एक और डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी बीम होता है
तो उसमें स्लोप दिया रहेगा, डिफ्लेक्शन दिया रहेगा, और स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में लोड का रहता है और लेंथ का रहता है, ठीक है। और फ्लेक्चर रिजिडिटी होती है। फ्लेक्चर रिजिडिटी में आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें हैं। तो फिर बाद में आपको देखिए कि कौन सा अननोन है, तो वही चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे बोला कि सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, और वो पॉइंट लोड्स एट सेंटर बोला है, तो सेंटर में लगा दिए 100 किलो न्यूटन, सेंटर में लग गया। द बीम हैज़ अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 5 mm, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से आएगा इसका। तो यहाँ पे इसका मान लो ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर ये वाई सी मैक्सिमम होगा, और वाई सी की वैल्यू दे दिया है 5 mm, डिफ्लेक्शन पहले से दे दिया है, ठीक है। इफ़ वैल्यू ऑफ ई भी दे दिया है 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसी को तो बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई दे दिया है 7.5 इंटू 10⁸ mm⁴, ठीक है। अब उसके बाद से क्या बोला, फाइंड द इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम, मतलब ये वाला पता करना है एल कितना होगा, ठीक है। स्पान बताना है कि कितना स्पान होगा, ठीक है। तो स्पान का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, इसका फॉर्मूला, ठीक है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन में भी वो भी हमने जो इक्वेशन बताया वो मैक्सिमम का बताया है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको किसी और प्लेस का पूछ लिया कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका डेरिवेशन, जो मैंने एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्लेस बनाया उसमें उसका डेरिवेशन आपको दिख जाएगा, और उसके बेस पे हर जगह का डिफ्लेक्शन आप आसानी से कैलकुलेट करते हो, इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको पता ही है कि इसका क्या होता है, WL/48 EI होता है, EI, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ L नहीं हमें पता है, अभी इसमें बहुतों को कंफ्यूज होता है, क्या वो मैं आगे बताऊंगा क्या कंफ्यूज होता है। देखो L नहीं है, ये भी 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 है, तो L³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो L³ मैंने यहाँ पे रखा, बाकी सबको ये इधर जाएगा YC इंटू 48 EI, और डिवाइड में क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा W, इन्हीं की तो वैल्यू लिखना है, देखो लिख देते हैं। YC की वैल्यू कितनी है 5 mm, सॉरी mm तो है ही है, लिख दो, इंटू 48 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁵, और आई की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁸, डिवाइड बाई W क्या है 100 किलो न्यूटन है ना, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए कैल्सी कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए, आपको आसानी से सब सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में कर लिया हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको बता दें। देखिए ऊपर क्या है, पहले ये 5 है, पहले 5, फिर मल्टीप्लिकेशन 48 है, 48 किया, फिर मल्टीप्लिकेशन ये 1.6 है तो 1.6 किया, फिर मल्टीप्लिकेशन में ये 7.5 है तो ये 7.5 किया, और ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना होगा 10 पे 5 और 10 पे 8, इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो ENG है, ये E लिखना है, ठीक है, E लिखना है, लिखा नहीं रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, चलिए उसको जाने दीजिए। इतना हो गया, ये 13 पावर है, ये तो चल रहा है ना, ये तो आपको पता चला कि ये 13 पावर है, ठीक है। ये इतना हो गया, ये इक्वल कर लीजिए, आपको कितना आया 2880 इंटू यहाँ पर कितना हुआ 13 हुआ, 5 और 8 पावर, और यहाँ पर ये 100 इंटू 10⁻³। अब ये तुम सीधा सीधा दिख रहा है, कितना पावर दिख रहा है, 3 और 2 5, 5 दिख रहा है, 5 इसमें हटा दोगे तो 8 बच जाएगा, सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं, 2880 इंटू 10⁸ हुआ, ये क्या है L³ की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एक काम करते हैं ना, देखो 3 है ना, तो ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में कर लो, या तो चलेगा 3 के मल्टीप्लिकेशन में कर लो, या तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2880
इंटू 10⁻⁴ है ना, 10⁻⁴ कितना है 8 पावर है, ये इस तरीके से हुआ, इक्वल करो, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद ये रूट नहीं लगाना है, उसके ऊपर ये देखिए एल आपको चाहिए ना, एल, तो इसका मतलब समझिए कि ये 3 है तो इस पे 1/3 पावर होगा, तो इस पूरे पे देखिए ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखूंगा 1/3, ये पावर, यही सबको प्रॉब्लम देता है, ये 1/3 पावर लग गया, तो इसके ऊपर 1/3 पावर लगा। देखो यहाँ 3 है तो ए का क्यूब हटाने के लिए इसके ऊपर 1/3 लगाएंगे, देखिए 3, ये 1/3 लगाएंगे, 3 3 कैंसिल, तो यह एल बच गया। वैसे इस पर भी लगेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए इक्वल टू डालूंगा तो आ जाएगा, कितना आ गया 6 कॉमा है 603.85, ये में आ गया, ठीक है, इतना आ गया। मतलब कितना है अप्रोक्सीमेट, अगर देखना चाहेंगे इसको तो आपका आ जाता है 6.60 मीटर आ जाएगा, ये में था, ये इतना मीटर में आ गया एल की वैल्यू। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, ये चीज़ें आप आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसके ऊपर 1/4 पावर लगाते तो ये एल की वैल्यू मिल जाता, ठीक है। बहुतों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर ये कैसे आया जाएगा, तो यहाँ पर ये टेक्निक है, इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी ये देख रहे हैं क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम सबसे पहले बना लो, जैसे जैसे बोलते जाता है ना वैसे वैसे आप बनाते जाओगे तो आपको ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, 4 मीटर स्पान है, ये 4 मीटर आपका स्पान हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कैरीज एन यूडियल ओवर इंटायर स्पान, ये पूरा स्पान है, ठीक है। ये बीम जो है ना ये कितना लेंथ का है वो इसी को स्पान बोला जाता है, और इंटायर स्पान पे कौन सा लोड है, यूडीएल है, ठीक है। लेकिन कितना है ये नहीं दिया है, तो स्मॉल डब्ल्यू हम मान लेते हैं इतना होगा, ठीक है। ड्यू टू विच द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इज, अब देखो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, तो आपको पता है इसके सेंटर पे ही आएगा। मान लो इसका सेंटर सी है या ए है, ये बी है, तो इसका किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से आएगा, यहीं पर उसका वाई सी आएगा, और वाई सी की वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, कितना दे दिया है 10 में दे दिया है, ठीक है। और स्पान अगर एल की बात करेंगे तो 4 है, तो 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, क्योंकि दिया तो सब में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इन 10 फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, मतलब ये थीटा ए हुआ चाहे थीटा बी हुआ, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें दी हुई है उसका फॉर्मूला हमको पता है कि ये चीज़ें दिया हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि 5/384 स्मॉल डब्ल्यू एल रेस्ट पावर 4/EI, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर EI की वैल्यू नहीं दिया है, तो EI की जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर ले, ठीक है, या तो वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, EI ही रहने दो, EI के फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, बाकी सब तो वैल्यू आराम से मिल जाता है, तो ये वैल्यू इधर रख लेते हैं, और बाकी सब वैल्यू ये इधर आएगा, तो YC × 384 × EI, और ये बाकी जो वैल्यू है 5 और L4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, YC की वैल्यू 10 है, ये 384 है, इसको EI ही रहने दो, ठीक है, और यहाँ 5 है, और L की वैल्यू 4 है, मतलब 4000/4 पावर। अब ये बहुतों को मतलब दिक्कत देता है, बाकी जो टैलेंटेड है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जिनको कैलसी प्रॉपर ऑपरेट नहीं करने आता तो उनको दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ वो चीज़ें भी बताते जाऊँगा कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे ये ऑन कर लिया, और आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करने का टेक्निक भी बता देता हूँ, या तो इस तरीके से ये इतना रहने दो, ठीक है, ये चीज़ रहने दो, ये डब्ल्यू की वैल्यू का, ये डब्ल्यू एक और चीज़ में आएगा, दोनों को बराबर कर लेंगे, इससे भी हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना रहने दो। चलिए ये इक्वेशन 1 मान लो, मैं बाद में कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा, ये चीज़ें सिखा दूंगा। दूसरा आपको पता है कि थीटा ए है या थीटा बी है, थीटा ए बोलो चाहे थीटा बी बोलो बराबर ही होता है, और कितना होता है स्मॉल डब्ल्यू L³
24EI ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो W की वैल्यू है ना, वो ये पूरा पुट कर दो, ये वाला पूरा पुट कर दो यहाँ पे W की वैल्यू की जगह पे। ये तो कर सकते हैं क्योंकि ये W की वैल्यू ही है ना ये पूरा, तो यहाँ पर थीटा ए की जगह पे ये W की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पुट करेंगे तो देखो W की जगह पुट कर रहा हूँ 10 इंटू 384EI अपॉन 5 इंटू ये 4000 पर 4 पावर, और फिर बाद में यहाँ पे L पे 3 पावर है। देखो ये इसके बाद ये लिखेंगे, ये तो मैंने अभी लिखा, अभी इसके मल्टीप्लिकेशन में L पे मतलब 4000 पे 3 पावर है। इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ 24 है तो यहाँ 24 और EI, ठीक है। देखेंगे तो ये EI से ये EI कैंसिल, ठीक है। इसके देखेंगे तो ये 3 पावर से 1 पावर तक कैंसिल, एक ही पावर बच गया अभी, ठीक है। 1 पावर मतलब इतना ही बच गया। अब ऊपर क्या बचा है देखो 10 इंटू 384 अपन यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे एक सिर्फ 4000 बचा, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ये 4 बार लिखते तो 3 बार कैंसिल, एक बच गया, और इंटू ये 24। अब ये तो कर ही लेंगे आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं करके भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 384 ये हो गया, इक्वल करिए, डिवाइड करिए, ब्रैकेट डालिए, 5 इंटू 4000 करेंगे और इंटू 24 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ गई। और कितनी वैल्यू आई है 8 इंटू 10⁻³ आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है। और ये वैल्यू है रेडियन में लिख लेंगे 8 इंटू 10⁻³ और वैल्यू है तो रेडियन में लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लोप ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप तो इतना दिया था, आपको स्लोप चाहिए था तो स्लोप मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पे जिस तरीके का ज़रूरत हो उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये W की वैल्यू हमने यहाँ से इसको पुट किया है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। थोड़े छोटे छोटे वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे सिंगल कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।